हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक और चैप्टर का रीमेक कह रहे हैं या कहे तो रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे पर पूरी डिटेल में। ओके, तो स्टार्टिंग विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 का थर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे आपको मूल कंसेप्ट जो सबसे परेशान करने वाला टॉपिक है वो इसी चैप्टर से आता है। तो उसके ऊपर बेस्ड मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, इवन उसके न्यूमेरिकल्स के कहो तो 10 से ज़्यादा वीडियोस मैंने उसके ऊपर बनाए हैं। तो अगर आपको उन न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो वो आप वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। ओके, वैसे स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हमको एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्कस करना है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं ये चीज़ तो हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर चैप्टर की स्टार्ट में जो आपको दिया हुआ है वो हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई केमिकल आपस में इंटरैक्ट करता है उस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो उसी से जुड़ा हुआ, उसी केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ दो लॉज है जो यहां पर लेवॉइजर और प्राउस्ट ने दिया था, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो लॉज कौन से इसमें है? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहो, है ना। कंजर्वेशन का तो भाई फंडा एक ही होता है कि वो चीज़ जो है ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है। तो यहाँ पर भी यही दिया हुआ है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं इन विच ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू फॉर्म सी। मान लो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी क्या है, जो रिएक्ट हो रहे हैं, और जो रिएक्ट हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी फॉर्म हो रहा है, सी को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट होते हैं, और जो फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या? मतलब मान लो कि ए को तुमने 1 kg लिया था, दिस वॉज टेकन एज 1 kg, और बी को लिया था 2 kg। तो ऑब्वियसली अगर जो सी फॉर्म हो रहा है वो कितना होगा? 3 kg का होगा, है ना। जो यहाँ पर जो आपने मास लिया हुआ है वो मास ओवरऑल राइट साइड में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ऐसा नहीं कि मास कहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा या यहाँ पर किसी और फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन की नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस में वहां पर होता है कि भाई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर मास जो है वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात, किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स इट। ठीक है, दूसरी बात, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है देख लो। इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या मतलब है डेफिनाइट प्रोपोर्शन का? जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखता हूं H2O, व्हाट इज दैट? किसका फॉर्मूला है? यस, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो आप वाटर किसी भी सोर्स से लाओ, चाहे हमारे घर का पानी हो, है ना, चाहे नदी का पानी हो, चाहे गटर का पानी हो, चाहे कहीं और ओशन का पानी हो, चांद पे अगर मान लो पानी मिल गया, मतलब कहीं भी अगर वो पानी है, अगर वो वाटर है, तो उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। अब इसका एटम्स के हिसाब से रेशियो देखें तो 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, पर मास वाइज रेशियो देखें हम अगर, ठीक है, मास रेशियो देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है? हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1, 2 एटम है तो 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है 16। वैसे हमको एटॉमिक मास के बारे में चैप्टर में ही पढ़ना है ना। तो ये डिवाइड हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा? 1:8। सो जब भी वाटर कहीं भी फॉर्म हो रही है, वाटर का फॉर्मूला आप कहीं भी देख रहे हो, तो उसमें हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 रहेगा या 1:8 होगा। ठीक है, ये कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये चीज बदल गई ना तो ये कंपाउंड भी दूसरा हो जाएगा, है ना, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे आप देखो कि अगर यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन किसी और रेशियो में मिल गया, मान लो H2O2 बना लिया, तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर से बिल्कुल अलग, ऐसे देख, है ना। तो यहां पर ये रेशियो बदल जाने से, देखो एलिमेंट वही है, रेशियो बदल जाने से एकदम कंपाउंड बदल गया। तो यहां पर यही दिया गया है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन
डेफिनाइट प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है, ठीक है। सो जो रिएक्शन के कुछ बेसिक फंडे वो चैप्टर की स्टार्ट में दिया है। सेकेंड जो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी थी, एटम के बारे में कुछ लॉजिक बताई थी कि एटम एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ 6 पॉइंट्स दिए थे, देख लेते हैं। ऑल मैटर, कोई भी, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, है ना, कोई भी मैटर हो, इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। हर चीज एटम से बनी है, बेसिकली ये कहना था डाल्टन का। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में आप नथिंग से एटम नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब आपने कहीं मान लो रिएक्शन में कार्बन नहीं लिया और आप चाहते हो कि प्रोडक्ट में कार्बन का एटम बन जाए, वो चीज पॉसिबल नहीं होगा, है ना। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। मान लो कोई एक एलिमेंट लिया हमने, जैसे आयरन ले लिया, तो इस एलिमेंट का जो भी जितने भी एटम्स होंगे वो सब कौन से एटम्स होंगे, ऑब्वियसली आयरन के ही होंगे, है ना। तो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सभी एटम्स का मास यहां पर सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बिकॉज सब यहां पर आयरन के ही एटम्स है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है, ठीक है, वो यहां पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, ऑब्वियसली डिफरेंट तो होगा ही, है ना। इसके बाद क्या बोला गया है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे हमने यहीं पे देख लिया, है ना, कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में, ये स्मॉलेस्ट रेशियो में जब मतलब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, H2O कंपाउंड फॉर्म कर लिया, ठीक है। और क्या दिया गया है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। यानी जैसे यहां पर अगेन यही वाला एग्जांपल ले लो कि जो रिलेटिव नंबर है, जैसे यहां पर वाटर के बोल रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, ठीक है। तो यहां पर उस चीज का जो नंबर है वो कांस्टेंट है इस कंपाउंड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये चीज तो हमारी हो गई। इसके बाद हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं विथ एग्जैक्टली एटम और मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस है ना, जो बेसिक उसका मतलब है वो हम यहां पर समझ लेते हैं। सो व्हेन आई से एटम, यहां पर तो ऑलरेडी हमको बता दिया गया है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, इनविजिबल, इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। एटम इतना स्मॉलेस्ट है कि ना तो उसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, ना ही हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी है। इसके अलावा एटम और मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है। मैं यहां पर 2 चीजों को पहले आपको डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ही है। सपोज मैंने एलिमेंट लिया यहां पर और यहां पर कंपाउंड, आपको डिफरेंस पता होगा इनके बीच में, है ना। एलिमेंट यानी क्या, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, राइट। इसी को हम एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम प्योर सब्सटेंस है, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयन, कॉपर, है ना, कार्बन, जितने भी एलिमेंट का आप नाम ले सकते हो, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, है ना। तो ये सब ऐसे हैं जिनको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कॉपर लिया तो ऐसा नहीं कि कॉपर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। ये ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो कि यहां पर कॉपर का ये एक ब्लॉक लिया, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसकी वजह से ये कॉपर कहला रहा है, उन स्मॉलेस्ट आइडेंटिटीज को या स्मॉलेस्ट एंटिटीज को हम यहां पर क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कॉपर के एटम्स। यानी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट
एंटिटी होती है विच इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। देखो एटम के अंदर भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी कॉपर से मैच नहीं करेगी, सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, ठीक है। मतलब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका है ना, जैसे कॉपर का इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका प्रॉपर्टी इसी एलिमेंट जैसा है, तो दैट इज कॉल्ड एटम, वो चीज एटम होगी, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड यानी क्या है, कंपाउंड यानी कि दिस इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस that is made from या made by chemical combination of two or more elements, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए और इससे बना H2O, ठीक है। तो अब ये जो H2O है आप देख सकते हो कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। चलो ये तो एटम हुआ है ना, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी ऑक्सीजन का एटम हुआ, पर इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज H2O का मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम क्या होता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी, और मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई एटम्स का जो मास है, आप समझ सकते हो कि एटम जो है कितना छोटा है। हमको ऐसे पता है कि हाँ भाई एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, पर स्टिल एटम जो है किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है ना। क्योंकि अगर समझो गोल्ड हम कह रहे हैं तो गोल्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट गोल्ड का एटम होगा, क्योंकि अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के लेवल में जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गोल्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, एटम के अंदर गोल्ड की प्रॉपर्टी है ना। तो बेसिक का एलिमेंट्री पार्टिकल जो है कोई भी मटेरियल का वो एटम होंगे, ओके। तो यहां पर ग्राम और किलोग्राम, हमको एटॉमिक मास को मेजर करना है। एटम इतनी छोटी चीज है तो उसको हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर करेंगे तो क्या होगा यार, मतलब कि आपने एक बीम बैलेंस ले लिया, यहाँ पे आप केजी वाला वजन रख रहे हो, ग्राम रख रहे हो, कुछ भी, और इस तरफ आप एक एटम रख दे रहे हो, तो क्या वो ऐसे बैलेंस हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एटम तो भाई बहुत छोटा है, बहुत मतलब बहुत 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 ही इनकम्पेरेबल है। इसलिए हम केजी, ग्राम, ये सारी चीजें तो वैसे यूज, मतलब हम लिख तो सकते हैं उसके टर्म में, पर नॉर्मली मेजर नहीं किया करेंगे, ओके। सो दे आर वेरी लार्ज यूनिट्स। सो इसके लिए एक नई यूनिट बनाई गई है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को वजन करने के लिए, एंड दैट वाज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इसका जो केजी में कंपैरिजन है, पहले ये देख लो, 1.67 10⁻27 kg, विच इज अप्रोक्सीमेटली योर मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो या मास ऑफ न्यूट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। अब आफ्टर वेरियस अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि सबसे हल्का एटम तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से को यूज़ किया गया या कोशिश की गई कि हाइड्रोजन के एटम को हम एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे, उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट मानेंगे, और जब उसको ऐसा हम कंसिडर करके और दूसरे एटम का जो एटॉमिक मासेस निकालने लगे कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया 1 यूनिफाइड मास, और उसके हिसाब से दूसरे एटम्स का वजन निकालने लगे, तो क्या होता था ना कि वो सब फ्रैक्शंस में आ रहे थे, या कहो तो डेसिमल पॉइंट्स में उनकी सारी वैल्यूज आ रही थी, यानी मोस्ट एटॉमिक मासेस जो है वो सब डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे थे। तो इसके लिए सोचा था कि नहीं, हाइड्रोजन का जो एटम है वो इतना मतलब प्रॉपर नहीं है एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए, बिकॉज ये सभी वैल्यूज को डेसिमल्स में दे रहा है ना। मान लो कि 4 हाइड्रोजन पे हीलियम बैलेंस नहीं हो रहा है ना, हाइड्रोजन समझो 3.5 या 3.8429, मतलब ये बैलेंस मतलब कर पा रहा है 1 हीलियम एटम को, तो यानी कि ये चीज़ बहुत दिक्कत देने लगी। हर एक एटॉमिक मास अगर पॉइंट में आएगा तो मतलब काफ़ी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी, इसलिए अब हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स पे ट्राई किया गया, बाकी एलिमेंट्स में, मतलब उससे भारी है हीलियम एंड सो ऑन। उसके बाद ऑक्सीजन पे भी ट्राई किया गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाले में भी अगर वो चीज़ कंपेयर करी जा रही कि ऑक्सीजन के एटम को अगर हम कुछ पास मतलब इक्वल पार्ट्स में काट के और उसको 1 AMU माने, तो वहाँ पर भी कुछ वही दिक्कत आ रही है। और फिर फाइनली एक एटम मिला जिसमें ये दिक्कत बहुत ही मिनिमम आ रही थी, एंड व्हाट वाज दैट, इट वाज अ कार्बन एटम।
कार्बन एटम का जिसका मास है 12, है ना, वो वाला आइसोटोप जिसका मास है 12। ओके, आइसोटोप के बारे में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मतलब उस चैप्टर में पता चलेगा कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग मासेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको आइसोटोप्स कहते हैं ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 AMU ये क्या लिया गया, देखो एक कार्बन एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे मान लो एक तरबूजा ले रहे हो आप, वाटरमेलन, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और उसका जो एक पार्ट है उसको कहा गया 1 AMU या फिर 1 यूनिफाइड मास। ठीक है, सो व्हाट इज 1 यूनिफाइड मास, कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ मास इक्विवेलेंट टू या इट इज मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, और इसको जब हम 1 AMU लेके और बाकी एटम्स को हम जब मतलब उनका मासेस कंपेयर कर रहे हैं तो अब इसमें जो डेसिमल वाला जो मतलब वैल्यूज था वो चीज़ हट जा रही है और काफ़ी मतलब कह सकते हो आप अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो एकदम विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अचीव करी गई यूजिंग कार्बन एटम और इसलिए कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को 1 AMU कह दिया गया। ओके, अब ये तो हो गया भैया एटॉमिक मासेस कैसे मेजर किया था, यूनिट क्या है। पर कुछ एलिमेंट्स, अभी हमको ऐसा नहीं कि पूरा सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस मतलब याद होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस याद रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने शुरू के 20 में से 12 एलिमेंट्स दिए हैं जिसका एटॉमिक मास आप कम से कम याद रखो। जैसे हाइड्रोजन का मास है, एक्चुअली ये 1 यूनिफाइड मास नहीं है, 1.008 है, पर फॉर कन्वीनियंस हम इसको 1 ले रहे हैं, है ना। अगर ये 1 होता तो फिर इसी को यूज करते, क्यों हम कार्बन एटम के 1/12 को लेते, राइट। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 1 यूनिफाइड मास। बाकी दूसरा देखो कार्बन 12 यूनिफाइड मास है ना, 1/12 अगर एक का मतलब एक पार्ट का मास है 1 तो 12 पार्ट्स का मिला के कितना हो जाएगा एक एटम का, 12 यूनिफाइड मास। ठीक है, नाइट्रोजन का 14। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो जो अपने मास नंबर पड़ा होगा उसी के आसपास है ये। ओके, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, है ना, फॉस्फोरस है 31, सल्फर है 32। ओके, देखो लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताया मैंने। क्लोरीन है 35.5, पोटेशियम है 39, कैल्शियम है 40। तो ये एटॉमिक मासेस कम से कम आप याद रखो तो आपको मॉलिक्यूलर मासेस जो निकालने को आता है एग्जाम में वो आप एकदम पक्का कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर HCl, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मतलब जैसे एटम का मास होता है वैसे मॉलिक्यूल्स का भी मास होता है, मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे HCl है, सिंपल है यार, H का मास कितना है देख लो यहाँ पे 1 प्लस Cl का मास कितना है 35.5, कितना हो गया 36.5 यूनिफाइड मास। सो दिस इज अ मास ऑफ HCl। सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या है, NaCl, दैट इज Na का कितना है 23, देख लो भैया, और Cl का कितना है 35.5, कितना हो गया 58.5 यूनिफाइड मास, राइट। नेक्स्ट इज H2O। H2O है मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 है तो इंटू 2 लिख दोगे, प्लस ऑक्सीजन का है 16, कितना हो जाएगा बेटा ये, दिस इज 18 यूनिफाइड मास, राइट। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं दूसरे का भी, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन का कितना हो गया 12 यूनिफाइड मास, सब आप चेक कर सकते हो ऊपर से, और ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 32 प्लस 12, कितना हो गया 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, आप बोलोगे सर आप सिंपल वाला कर रहे हो, थोड़ा टफ वाला करके दिखाओ, इसमें तो वैसे कोई टफ है नहीं, पर फिर भी देख लो आगे दूसरे जो हैं, जैसे हम करते हैं यहाँ पर ये वाला, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का है 40। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में ट्वाइस लगा हुआ, CaOH ट्वाइस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी 2 टाइम्स होगा और हाइड्रोजन का भी 2 टाइम्स, यानी क्या ऑक्सीजन कितना है 16 यूनिफाइड मास इंटू 2, राइट, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 यूनिफाइड मास इंटू 2, कितना हो जाएगा देखो, सो दिस विल बिकम 40 प्लस 16 2 32 प्लस 2,
कितना हो जाएगा, ये हो गया 34 + 40 यानी 74 यूनिफाइड मास, राइट। हमने CaOH ट्वाइस का किया, Ca का है 40, ऑक्सीजन इज 16 × 2 और हाइड्रोजन इज 1 × 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 32, ये मिला के होगा 34 और ये 40 इज 74 यूनिफाइड मास। ऐसे आप बाकियों का भी ट्राई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है, राइट। तो H2SO4 का है, H का है 1 × 2 प्लस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन का है 16 × 4, राइट। तो ये वाला आ जाएगा 2 यूनिफाइड मास, यहाँ पर तो भैया 32 ही रहेगा और ये हो जाएगा 16, दिस विल बी 64 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे 32 और 2 कितना हो गया 34, है ना, प्लस 64, 30 और 60 90 होता है, प्लस 4 और 4 कितना हो गया 98 यूनिफाइड मास। ये हो गया हमारा H2SO4 का, ठीक है। इसके अलावा बचा है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मीथेन CH4 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये नाइट्रिक एसिड। इसका आप निकाल के बताओगे 6th, 8th, 9th और 10th का, और करस्पॉन्डिंग आंसर्स क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा एक और चीज होती है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास यानी क्या है कि एक्चुअली निकालना उसमें भी मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस सिर्फ फर्क ये है कि जैसे यहाँ पर देखो NaCl हमने लिख तो दिया NaCl, जैसे H2O है तो H2O में एग्जैक्टली क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ऐसा रहता है, तो हम उसका मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। पर जब मैं NaCl कह रहा हूँ, NaCl जो है ना वो ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। एक समझो कि ऐसा वाला क्रिस्टल रहेगा उसके अंदर और उसमें कई Na+ और Cl- होते हैं एक क्रिस्टल के अंदर, यानी कि मान लो यहाँ पर है Na+, इधर है Na+, है ना, यहाँ पर है Cl-। तो ऐसे यानी कि क्या होता है ना कि कई वहाँ पर अराउंड 13 Na+ और मेरे ख्याल से 11 Cl- ऐसा कुछ रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो एक क्रिस्टल जो है उसके अंदर काफी सारे Na+ है, काफी सारे Cl- है। तो आप जब मास निकालोगे तो उन सबका नहीं निकालोगे एक पूरे क्रिस्टल का, आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि और ना ही यहाँ पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला से निकालेंगे, मतलब वी आर ऑब्टेनिंग द मास यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की जैसा ही चीज निकाल रहे हैं, पर ये क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कुछ इसका एग्जिस्टेंस किसी अलग फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूला को यूज करते हैं डायरेक्टली टू ऑब्टेन द मास, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। निकालना वही है ना, मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, कुछ अलग चीज नहीं निकाली। जैसे कि आपको बोला गया कि हाँ कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, तो मतलब आपको निकालना फॉर्मूला को देखिए वही मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, पर क्योंकि बस उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है तो बस इसलिए उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहा गया है, ये बात ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा जो मोल कंसेप्ट है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो आप ऑलरेडी मतलब काफ़ी सारे वीडियोस है वो आप देख सकते हो बाकी चैप्टर के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सिर्फ एक चीज़ बचेगी जो है आपका मतलब आयंस दिया हुआ, रेडिकल्स दिया हुआ। आयन यानी क्या, एटम को जब हम चार्ज कर देते हैं या एटम जब चार्ज हो जाता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या ऐड हो जाता है तो वो आयंस फॉर्म करते हैं। वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर भी आयंस फॉर्म हो सकते हैं, है ना, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस। पॉजिटिव आयन रहेगा तो उसको कैटायन कहेंगे, नेगेटिव आयन रहेगा तो उसको एनायन कहते हैं। अब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर आई हैव कैल्शियम जिसका चार्ज होता है Ca2+, क्यों 2 8 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आता है तो यानी ये कैटायन बन जाता है। ऐसे ही क्लोरीन है Cl- फॉर्म करता है, कैसे 2 8 7, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये 2 को यहाँ ले जाएंगे, ये 1 को यहाँ ले जाएंगे, तो फॉर्मूला विल बिकम Ca, देखो 1 इधर आ गया तो Ca1 और Cl के पास कौन आ गया, 2 आ गया, 2, तो यानी ये फॉर्मूला हो गया CaCl2, ठीक है। तो यानी इस चीज से मतलब अब आपको यहाँ पर
ये जो आयंस का जो चार्ज है ये आपको ओवरऑल चार्ज याद रखना होगा। जो आपको टेक्स्ट बुक में आपको चार्ज का पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है वो आप याद कर लीजिए। मोल कंसेप्ट का 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दैट इज टॉप 5 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और यहां पर ये जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, अब ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रही तो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चंस परफॉर्म कर पाओगे। फॉर्मूलाज कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं यहां पर फिलहाल में 2 फॉर्मूलाज लिखता हूं, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट हम वहीं से निकाल लेंगे। दैट इज, पहला फॉर्मूला आप याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स का। व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ मोल्स इज सिंपली गिवन मास बाय मोलार मास। आपको जो भी केमिकल का मास दिया है वो लिखिए, उसका मोलार मास नीचे लिख दीजिए, इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। एंड द सेकेंड फॉर्मूला जो यहां पर आपको पता होना चाहिए, दैट इज फॉर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इनफैक्ट ये फॉर्मूला है, एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको डायरेक्टली दिया है तो आप सीधे पुट कर दो, नहीं तो अगर मास दिया हुआ है तो फिर अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलाज अगर आपको पता है, याद है, तो बस बाकी सब इजीली हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी वीडियोस हैं जो मोल कंसेप्ट पे बनाए हैं, अराउंड आपको 5 वीडियोस और मिल जाएंगे इसी मोल कंसेप्ट की न्यूमेरिकल्स पे। उसमें ऑल फॉर्मूलाज एंड ऑल सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आपको गिवन मास दिया हुआ है, और सोडियम का आपको एटॉमिक मास तो पता होगा 23 यूनिफाइड मास। अगर एटॉमिक मास 23 यूनिफाइड मास है तो मोलार मास कितना हो गया इसका, मोलार मास हो गया 23 ही लिखना है, और आगे यू की जगह ग्राम लगा देना है। तो यानी अगर 1 एटम का मास है 23 यू, तो 1 मोल्स ऑफ एटम्स यानी इतने एटम्स का 6.02 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 23 ग्राम हो गया। ओके, तो अगर हमको यहां मोलार मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। कितना हो गया भाई, देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 4.6 बाय मोलार मास। मोलार मास कितना है 23, बस ये डिवाइड कर दो, 23 2 46 होता है, राइट। ये 4.6 है तो 0.2 आ जाएगा, यानी कितने मोल्स हो गए, 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हो गए, राइट। अब यहां पर देखो एक और चीज पूछी है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मूला है हमारे पास, इनफैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा ना, एटम्स होगा, सोडियम तो एटम होता है, तो यानी हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। सो अगेन द सेम फॉर्मूला, ये वाला देखिए, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यहां पर एटम है, एलिमेंट है तो एटम होगा, एटम्स का नंबर कैसे निकालना है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू, देखो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कंस्टेंट है, पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, हमको मास दिया हुआ है, तो हम वही यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। दैट इज, कितना मास दिया हुआ है इसका, 46 ग्राम, ठीक है, बाय मोलार मास कितना है सोडियम का, अभी लिखा था हमने 23 ग्राम, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी ये हो जाएगा 23 2 46, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 6.022 से, कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। या फिर आप इसको थोड़ा और तरीके से लिखो तो ये दिस कैन बी रिटन 1.2044 इंटू 10⁻24 सोडियम एटम्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको कैलकुलेट मास ऑफ, अब यहां पर हमको मोल्स दिया हुआ है और मास निकालना है,
देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर वाटर दिया है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है आपको पता होगा कितना होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास लेट अस सी भाई, वैसे 18 होता है, देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इनटू 2 हाइड्रोजन तो 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 + 16 कितना हो गया 18। सो यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है याद रहे 18 ग्राम है, सॉरी 18 यूनिफाइड मास है। तो मोलार मास कितना हो गया, बस ग्राम लगा दो, तो यू की जगह ग्राम लगा दिया तो वो उसका मोलार मास हो गया। तो मोलार मास दिया है हमको, है ना। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल्स, मतलब वी आर गिवन विथ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो फॉर्मूला वही नंबर ऑफ मोल्स वाला ही लग जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला है तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, कितना है 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू गिवन मास, मास हमको निकालना है। सो मास बाय मोलार मास कितना है, देखो 18, इसको यहां भेज दो, देयरफॉर मास कितना हो जाएगा जो हमको पूछा गया है 18 इंटू 0.2, है ना, कितना हो जाएगा 18 टू 36, ये हो जाएगा 3.6 ग्राम। ओके, तो यहां पर हमको जो मास पूछा हुआ है वो कितना है 3.6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। हमको यहां पर एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, यस, कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 0.88 ग्राम। हमको यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी आप ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करोगे, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला जो है वही लिख दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है 0.88 ग्राम यानी मास दिया हुआ है, तो आप ये नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ये गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू Avogadro's constant, that is 6.022 10⁻23। ओके, सो दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है, राइट। तो निकल जाएगा, गिवन मास कितना है 0.88 बाय मोलार मास कितना है, मोलार मास कितना दिया हुआ है, इट इज CO2 इनफैक्ट। तो CO2 का मोलार मास क्या हो जाएगा, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16 और 2 ऑक्सीजन है इसके लिए 16 इंटू 2 कितना हो गया ये 12 + 32 दैट इज 44, यानी इसका मोलार मास हो गया 44 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास अगर 44 यूनिफाइड मास है तो मोलार मास बस 44 के आगे क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। तो गिवन मास बाय मोलार मास इंटू 100, सॉरी इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट दैट इज 6.022 10⁻23। अब ये तो आसानी से हो जाएगा, 44 2 × 88 होता है, क्योंकि यहाँ पर 0.88 है तो ये हो जाएगा 0.02, है ना। सो दैट इज, अब ये दिस कैन बी रिटन एज 0.02 है यानी 2 × 10⁻² लिख सकते हो, और ये 6.022 × 10⁻23 दैट इज 2 × 6.02 कितना हो गया 12.044 × 10⁻23 - 2 दैट इज 10⁻21 हो गया, जिसको आप 1.2044 × 10⁻, अब यहाँ पर ये 10⁻21 हो गया, या फिर आप इसको ऐसे मत लिखो, आसानी से जैसा दिख रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे ही लिख दो 10⁻21। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी पूछा है, कैसे निकलेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, आप देख रहे हो कि एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में, है ना, एक CO2 में अगर 2 ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने 4 होंगे, 10 में कितने होंगे 20 होंगे। वैसे ही इतने CO2 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें क्या हो जाएंगे, एक में 2 है ना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 24.088 × 10⁻21 ऑक्सीजन एटम्स आ गए, है ना। जितने ऑक्सीजन एटम आपको एक मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं उस नंबर से बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपको उतने ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है
जैसे कि दिया हुआ है कौन ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है। लेट अस सी 100 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है और 10 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो बस हमको नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला है लगा दो, नंबर ऑफ एटम्स या जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला, व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। सही है। सो अभी हम यही चीज कार्बन के लिखते हैं, कार्बन के लिए। सो कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 10 बाय कार्बन का मोलार मास, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो मोलार मास भी 12 ग्राम हो गया, राइट, इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट यानी 6.022 10⁻23 इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने कार्बन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीजन का भी आप निकाल सकते हो। गिवन मास 10 है, ऑक्सीजन का मोलार मास 16 होता है ना, एटॉमिक मास है 16, सो मोलार मास 16 ग्राम हो गया, इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट दैट इज 6.022 10⁻23 इतने ऑक्सीजन एटम्स हो गए। अब आप अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, अदरवाइज यहां पर आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे जनरली बता दूं कि दोनों का न्यूमरेटर वाला वैल्यू देखो सेम है, 10 इंटू 6.02 10⁻23 यहाँ भी वही है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर नीचे 12 है, यहाँ 16 है। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है तो न्यूमरेटर ओवरऑल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है मतलब ओवरऑल नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप इसको डिवाइड करके आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, आप वो चेक करके बताओ, पर एक्चुअली आप यहाँ लॉजिकली देख सकते हो कार्बन एटम्स का नंबर ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर छोटी वैल्यू है और इधर बड़ी वैल्यू है। ओके। सो होप कि आप लोगों को ये चीज जो है क्लियर हुई। और अगर आपको इस तरह के और न्यूमेरिकल चाहिए तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, या तो आप टाइप करो एडू मंत्रा मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, आपको बहुत सारे आपको वीडियोस अराउंड, समझो कि नहीं भी तो 5 वीडियोस और मिल जाएंगे इसके ऊपर, जिसमें मैंने काफी सारे अलग अलग टेक्निक से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।